Good morning everyone. Welcome back to my channel that is lectures by Dr. शिवी बसीन. आज हम थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी की टॉपिक से हटकर बात करेंगे. एक्चुअली आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ICSE 10th के स्टूडेंट्स को भी ये टॉपिक है सिलेबस में, एंड CBSE 12th के स्टूडेंट्स को भी ये टॉपिक है सिलेबस में, और जो भी जनरल BSc के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी है, और जनरल जितने भी जो भी बायो से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये एक कॉमन टॉपिक आता है. तो मेरी कोचिंग है, जैसे मेरा एक कोचिंग है विजय एजुकेशन के नाम से, उसमें जो नीट के स्टूडेंट्स आते हैं और जो 10th ICSE के स्टूडेंट्स आते हैं उनकी डिमांड थी कि एक वीडियो हम यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर बनाएं या किडनी का जो फंक्शनल एस्पेक्ट होता है, फिजियोलॉजी होती है किडनी की, उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाएं. तो स्पेसिफिकली ये वीडियो जो है ये यूरिन फॉर्मेशन या जो मेन फंक्शन है किडनी का उसके ऊपर हमने बनाया है. ठीक है, तो डिले नहीं करते हुए फर्दर हम आगे स्टार्ट करते हैं. देखिए ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली क्योंकि डिमांड यूरिन फॉर्मेशन की थी और फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ किडनी की थी तो मैंने उससे रिलेटेड बनाया है. एक्सक्रीशन का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो अलग से बनेगा जिसमें आपको पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसकी नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी. तो वो अगर इस समय कोई स्पेसिफिक डिमांड हो, कोई चाहता हो कि मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की जनरल स्ट्रक्चर पे बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी एग्जाम्स के हिसाब से, स्टूडेंट डिमांड के हिसाब से जो टॉपिक मुझे डिमांड पे आ रहा है अपनी कोचिंग से या अपने डिपार्टमेंट से, मैं उसकी वीडियोस बना रही हूँ. आगे आप लोग जैसे जैसे डिमांड करेंगे वैसा वैसा बताते जाइए, नहीं तो फिर थोड़ा सा जब एग्ज़ाम्स हो जाएं, ये सेमेस्टर के हम फ्री हो जाएं, तो फिर सीरीज़ में सारे वीडियो एक एक करके हम बनाते जाएंगे. ठीक है, चलिए अब हमें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं इसमें आपको किडनी और बेसिक एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है कि जनरल एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसमें 2 किडनी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसमें 2 किडनी होती हैं, देन उससे निकलती हुई एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यूरेथर्स निकलती हैं उससे, देन वो जाके यूरिनरी ब्लैडर में खुलती हैं, फिर यूरेथ्रा. इन सब के बारे में अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली फंक्शनल एस्पेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ कि किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है. ठीक है, हर किडनी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जिन्हें कि नेफ्रॉन कहते हैं. और यदि मैं नेफ्रॉन की बात करूँ तो नेफ्रॉन को ये आप देख सकते हैं कि एक नेफ्रॉन 2 पार्ट्स का बना हुआ होता है. एक होती है माल्पीजियन बॉडी और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल. यदि हम इसे जूम करें तो हम देख सकते हैं ये आपको एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा और उसके अंदर लाल कलर की कैपिलरीज दिख रही होंगी. तो ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर और कैपिलरीज हैं इन्हें मिलाकर हम कहते हैं माल्पीजियन बॉडी. ये माल्पीजियन बॉडी 2 हिस्सों की बटी हुई होती है. एक तो ये कैप्सूल है जिसे बोमन्स कैप्सूल कहते हैं, और एक अंदर ये कैपिलरीज हैं जिन्हें हम ग्लोमेरुलस कहते हैं. ठीक है, तो यदि मैं नेफ्रॉन का डिवीजन करूँ तो नेफ्रॉन 2 स्ट्रक्चर का बना होता है. नंबर 1 इज माल्पीजियन बॉडी एंड नंबर 2 इज रीनल ट्यूब्यूल. इस कैप्सूल को छोड़कर जितना हिस्सा आपको इस नेफ्रॉन का, ये देखिए जितना हिस्सा आप नेफ्रॉन का देख पा रहे हैं वो सब कहलाता है रीनल ट्यूब्यूल. और ये जो माल्पीजियन बॉडी है, यानी कि यदि मैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की बात करूँ तो नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. कौन कौन सा? एक तो माल्पीजियन बॉडी और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल. एंड माल्पीजियन बॉडी इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक तो ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल एंड द अदर पार्ट इज ग्लोमेरुलस. ठीक है, ये जो लाल कैपिलरीज दिख रही हैं ये ग्लोमेरुलस कहलाती हैं. ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो नेफ्रॉन भी मैं आपको बता दूं कि 2 तरह के नेफ्रॉन प्राय पाए जाते हैं. ये जो कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आते हैं ना, मैंने साथ साथ वो भी कवर किए जो नीट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, JNU के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, MP स्लेट में और MPPSC में भी जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करी है. 2 तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं, एक होते हैं कॉर्टिकोनेफ्रॉन और दूसरे होते हैं जस्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन. जो कॉर्टिकोनेफ्रॉन होते हैं उनका जो लूप ऑफ हेनली होता है वो लंबा होता है, और जो जस्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन होते हैं उनका लूप ऑफ हेनली छोटा होता है. और जो कॉर्टिकोनेफ्रॉन होते हैं वो ज़्यादा कॉमनली पाए जाने वाले नेफ्रॉन हैं. ओके, कई बार ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कौन से नेफ्रॉन है जिनका कि लूप ऑफ हेनली बड़ा होता है या छोटा होता है. तो याद रखिएगा कि लॉन्ग लूप ऑफ हेनली कॉर्टिकोनेफ्रॉन्स का होता है और शॉर्ट लूप ऑफ हेनली जस्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स का होता है. ठीक है,
नेक्स्ट जो है, ज़्यादा डिटेल में अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम अभी इस टॉपिक पे ही स्टिक कर रहे हैं। केवल जो एडिशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो मैंने कवर किए। देन मालपीजियन बॉडी की यदि मैं बात करूँ तो जैसा मैंने आपको बताया, मालपीजियन बॉडी के दो स्ट्रक्चर है। एक ये ब्लू कलर से लाइंड अप जो कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये बोमन्स कैप्सूल कहलाता है। और इसके अंदर ये जो लाल कलर की आपको दिख रही हैं, ये कैपिलरीज कहलाती हैं। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कहते हैं हम इसको, या ग्लोमेरुलस कहते हैं, है ना। मोर कॉमनली हम इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, यानी कि और इस पूरे को मालपीजियन बॉडी कहते हैं। यानी कि मालपीजियन बॉडी इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है यूरिन फॉर्मेशन में। और इसके बाद यदि मैं ग्लोमेरुलस से आपको और जूम करके दिखाऊँ तो आपको यहाँ दो आर्ट्रियोल आते हुए दिख रहे होंगे। एक एफरेंट आर्ट्रियोल है और एक इफरेंट आर्ट्रियोल है। एफरेंट आर्ट्रियोल वो आर्ट्रियोल है जो कि ब्लड को बोमन्स कैप्सूल के अंदर लेकर आता है, ठीक है। और इफरेंट आर्ट्रियोल वो आर्ट्रियोल है जो कि ब्लड को फिल्टर होने के बाद बोमन्स कैप्सूल से बाहर लेकर के जाता है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, जो एफरेंट आर्ट्रियोल होता है ना, उसका जो वो वाला जो आर्ट्रियोल होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। और जो इफरेंट आर्ट्रियोल होता है वो थोड़ा नैरो होता है, सकड़ा होता है। मतलब कि जितना ब्लड आ रहा है उतना ब्लड बाहर जा नहीं पाएगा, ओके। जितना ब्लड आएगा उतना ब्लड जो है वो बाहर जा नहीं पाएगा, जिसके कारण कि क्या होगा, ब्लड का एक प्रेशर जो है इस ग्लोमेरुलस में, एक प्रेशर ब्लड का क्रिएट होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। ब्लड का एक प्रेशर इस ग्लोमेरुलस में क्रिएट होगा, जिसे हम कहते हैं JRF, ग्लोबुलर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, जिससे क्रिएट होता है। वो जो प्रेशर है वो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्रिएट करता है इस ग्लोमेरुलस में, है ना। तो एक प्रेशर जो क्रिएट होता है, बिकॉज इसलिए क्रिएट होता है वो प्रेशर क्योंकि जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो ब्रॉड है और जो इफरेंट आर्ट्रियोल है वो नैरो है। इसलिए जितना ब्लड अंदर आ रहा है उतना बाहर फिल्टर होकर नहीं जा पा रहा है, इसलिए वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है ग्लोमेरुलस में, जिससे कि एक फिल्ट्रेशन रेट जो है वो क्रिएट हो रहा है। और वो फिल्ट्रेशन रेट जो क्रिएट होगा उससे हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिसाइड होगा, यानी कि जो फ्लूइड इस ग्लोमेरुलस के अंदर आता है वो किस रेट से फिल्टर होगा, ये डिसाइड होगा, ठीक है ना। अब जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, रीनल आर्टरी एक्चुअली जब किडनी में एंटर करती है तो वो रीडिवाइड करके एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल बनाती है। एंड देन जो इफरेंट आर्ट्रियोल हैं वो ब्रेकअप कर जाते हैं। इसी तरीके से ये जो मैंने बताया ब्लड अंदर लाता है वो एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो ब्लड बाहर लेके जाता है वो इफरेंट आर्ट्रियोल। और ये जब इफरेंट आर्ट्रियोल बाहर जाता है तो ये ब्रेक करके एक और स्ट्रक्चर बना लेती है। ये स्ट्रक्चर आपको पिंक वाला दिख रहा होगा। ये पिंक स्ट्रक्चर जो लूप ऑफ हेनली के सीधे सीधे यहाँ पे इस घुमावदार स्ट्रक्चर के जस्ट पैरेलल चल रहा है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है वासा रेक्टा। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि वासा रेक्टा कौन बनाता है, तो इफरेंट आर्ट्रियोल की जब ब्रेक करता है इफरेंट आर्ट्रियोल कैपिलरीज में तो उससे वासा रेक्टा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो अब आप ये समझ गए दो बात बहुत अच्छे से कि जो मालपीजियन बॉडी है, नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, मालपीजियन बॉडी और रीनल ट्यूब्यूल। जो मालपीजियन बॉडी है उसके दो पार्ट होते हैं, बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस में दो आर्ट्रियोल्स होती हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल जो कि ब्लड को लेकर आती है और इफरेंट आर्ट्रियोल जो कि ब्लड को बाहर लेकर जाती है। और एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो ब्रॉड होती है और इफरेंट नैरो होती है, जिसके कारण एक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस में, ठीक है। अब इफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो कैपिलरीज में स्प्लिट करके एक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको वासा रेक्टे कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई मेरे पहले स्ट्रक्चर की जो मालपीजियन बॉडी था। अब मालपीजियन बॉडी के बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है आपका रीनल टिब्यूल्स। मैंने बताया था कि नेफ्रॉन दो में डिवाइडेड है, मालपीजियन बॉडी और रीनल टिब्यूल। तो रीनल टिब्यूल की यदि हम बात करें तो जैसे ही बोमन्स कैप्सूल यहाँ से निकलता है वो एक कॉन्वुलेटेड घुमावदार स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। एक बात मैं यहाँ और बता देती हूँ, मैंने लिखी नहीं है क्योंकि ज़्यादा टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। आप लोग चाहे तो इसे नोट कर लें कि जो बोमन्स कैप्सूल होता है वो स्क्वैमस एपिथेलियम का बना हुआ होता है, ओके। बोमन्स कैप्सूल इज लाइंड अप विथ स्क्वैमस एपिथेलियम और यहाँ पे पोडोसाइट सेल्स पाए जाते हैं। पोडोसाइट सेल्स जो है वो फिल्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किडनी के सेल्स कौन से होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा किडनी के सेल
पोडोसाइट सेल्स होते हैं, पोडोसाइट सेल्स का ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम होता है। अगेन कॉम्पिटिटिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोडोसाइट्स का ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम होता है, वोमेन्स कैप्सूल का स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो मालपीजियन बॉडी की बात हुई थी, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं रीनल टिब्यूल्स की। तो जो ये वोमेन्स कैप्सूल है, इसने एक घुमावदार टिब्यूल बना लिया जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल या फिर पीसीटी के नाम से डिनोट करते हैं। पीसीटी का रोल है बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में, आगे हम देखेंगे। अभी के लिए ये याद रखिए कि ये पीसीटी क्यूबॉइडल सेल्स से लाइंड होता है। ठीक है, इसमें कौन से सेल्स पाए जाते हैं? क्यूबॉइडल सेल्स। ठीक है, फिर हम नीचे आए, नीचे आकर देखिए ये एक लंबा सारा ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो बना रही है, घुमावदार यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना रही है। इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लूप ऑफ हेनली। ये लूप ऑफ हेनली, जहाँ इसका जो लिम्फ नीचे की तरफ आ रहा है उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, और जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है उसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनली जो है वो आगे जाके यहाँ आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा थिक हो रहा है, यहाँ जाकर ये जो है इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये जो थिकनेस है वो यहाँ पर इंक्रीज होगी और असेंडिंग लूप ऑफ हेनली जो है वो आगे जाकर कवर होगा, कन्वर्ट होगा या आगे जाके फॉर्म करेगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, अगला जो स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म होगा वो होगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में भी हम आगे जाके देखेंगे कि रीनल जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है। और लास्ट स्ट्रक्चर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो है वो लास्ट में एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग टिब्यूल या फिर कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर हम आगे जाके देखेंगे कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, यूरिया का, इसका लोअर पार्ट यूरिया के रीअब्जॉर्प्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो क्वेश्चन इससे संबंधित सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि कलेक्टिंग टिब्यूल में अभी तक यहाँ जब यूरिन फॉर्मेशन हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ तक ये जो फिल्ट्रेट था यूरिन जिससे बना है वो फिल्ट्रेट यहाँ तक फिल्ट्रेट कहलाएगा, और फर्स्ट टाइम कलेक्टिंग डक्ट में आकर उस फिल्ट्रेट को यूरिन नाम दिया जाता है। यूरिन नाम जो है वो कहाँ मिलता है? उसे कलेक्टिंग डक्ट में आके। ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर्स अभी आप जस्ट एक सुपरफिशियली समझ लीजिए ये स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं। मैंने आपसे क्या कहा, देखिए ये तो आप सब जानते हैं कि किडनी को हम दो स्ट्रक्चर में, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉर्टेक्स बाहर का स्ट्रक्चर और मेड्यूला अंदर का स्ट्रक्चर। मैंने कहा किडनी जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है। फिर मैंने कहा कि नेफ्रॉन दो में विभाजित होता है, नंबर 1 इज मालपीजियन बॉडी एंड नंबर 2 इज रीनल टिब्यूल्स। मालपीजियन बॉडी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, वोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है उसके अंदर एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल पाए जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन का फिनोमिना होता है वहाँ पे। और ये भी बताया कि एफरेंट आर्ट्रियोल ब्रॉड होता है, इफरेंट नैरो होता है, जिसके कारण ब्लड जो ग्लोमेरुलस के अंदर होता है उस पर एक प्रेशर क्रिएटेड होता है और एक फिल्ट्रेशन का फिल्ट्रेशन रेट का होता है ना, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देन मैंने बताया कि इफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो उसका कैपिलरीज में स्प्लिट करके वासा रेक्टे बनाता है। देन हमने बात करी रीनल टिब्यूल्स की, मैंने आपको बताया ये और बताया कि जो वोमेन्स कैप्सूल है वो लाइंड अप है स्क्वैमस एपिथेलियम से। वोमेन्स कैप्सूल में पोडोसाइट सेल्स पाए जाते हैं जिनका ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम होता है। देन इसके बाद मैंने बात करी कि जो रीनल टिब्यूल है इसका फर्स्ट पार्ट पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जो कि एक घुमावदार कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है। देन ये जो पीसीटी है ये भी मैंने आपको बताया कि क्यूबॉइडल सेल से लाइंड अप होता है। देन मैंने आपको बताया कि नीचे जाके एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, और दूसरे वाले स्ट्रक्चर को हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनली बोलते हैं। देन इसके बाद फॉर्मेशन होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल का, जहाँ मैंने बताया कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। देन उसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर होता है कलेक्टिंग टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। तो जो ये कलेक्टिंग टिब्यूल कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचकर ये जो फिल्ट्रेट है ये फर्स्ट टाइम यूरिन जो शब्द है वो इसके लिए कलेक्टिंग टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचकर यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर आकर इसके लिए ये वर्ड एक्चुअली कलेक्टिंग डक्ट में जब वो फिल्ट्रेट आता है तो उसके लिए पहली बार यूरिन शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का, क्योंकि जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगी तब तक आपको यूरिन फॉर्मेशन समझने में आसानी नहीं होगी। अब देखिए एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पे मैंने अगेन डिटेल में नहीं दिए, तो जो भी वीडियो मैं एक्सक्रीशन का डिटेल में बनाऊंगी उसमें
जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पर एक वीडियो अलग से बना दूंगी तो उसमें ये बात आपको डिटेल में समझ में आएगी। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो 3 मोड में अपना जो है वो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं। कुछ अमोनिया के फॉर्म में करते हैं, वो अमीनोटैलिक कहलाते हैं। कुछ यूरिक एसिड के फॉर्म में अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं, वो यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। और कुछ होते हैं ह्यूमन बींग्स जैसे, जो कि यूरिया के फॉर्म में अपना वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं, वो कहलाते हैं यूरियोटैलिक। ठीक है, जो यूरिया के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करें वो कहलाते हैं यूरियोटैलिक। अब यूरिन फॉर्मेशन के लिए यूरिया क्योंकि एक्सक्रीट होता है हमारी बॉडी से, तो सबसे पहली बात यह है कि यूरिया जो है उसका प्रोडक्शन यूरिया साइकिल में होता है। यूरिया साइकिल जो है वो लीवर में चलती है, जिसे हम यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल के नाम से जानते हैं। इसका मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप ये वीडियो देखेंगे तो इसी के नीचे चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन इसी के नीचे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इसमें आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं किस तरह का यूरिया फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो लीवर में जो यूरिया बनने की प्रोसेस होती है ये ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल के नाम से चलती है। और इसके बाद यूरिया जो है वो लिवर द्वारा ब्लड में पोर कर दिया जाता है, ब्लड में डाल दिया जाता है, जहाँ से किडनी उसे फेच करके उसको एक्सक्रीट करवाती है। अब जो यूरिन फॉर्मेशन की स्टेप्स हैं वो बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होता है: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो है वो हम देखते हैं वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी इसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो इफरेंट आर्ट्रियोल होता है वो जो है वो उसका जो एंड है वो नैरो होता है एज कंपेयर टू एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, तो इसलिए जिस प्रेशर से ब्लड अंदर आ रहा है ग्लोमेरुलस के, उस प्रेशर से ब्लड बाहर नहीं जाएगा ग्लोमेरुलस से, है ना। जो अंदर आने का प्रेशर है वो अलग है और जो बाहर जाने का प्रेशर है वो अलग होगा। इस कारण से प्रेशर जो है वो ग्लोमेरुलस में बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, यहाँ एक बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से और ज़रूरी आ जाती है कि हमारी बॉडी में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है जो कि हार्ट पंप करता है, और इसमें से जो 1200 ml ब्लड है वो मतलब 1/5 जो है इसका अप्रॉक्सीमेटली वो जो है वो किडनी के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के तौर पे किडनी में एंटर करता है, उसका फिल्ट्रेशन होता है। कितने का? 1200 ml ब्लड का अप्रॉक्सीमेटली फिल्ट्रेशन होता है। और फिल्ट्रेट होने के बाद, फिल्टर होने के बाद लगभग 125 ml जो ब्लड है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद बाहर आता है। मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से छन के 125 ml पर मिनट, ये याद रखिएगा, 1200 ml पर मिनट के रेट से ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए जाता है और 125 ml पर मिनट के रेट से वो वहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को क्रॉस करके बाहर आता है। और अगर मैं इस 125 ml पर मिनट के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद और कोई रीअब्जॉर्प्शन ना हो तो हम 180 लीटर यूरिन दिन भर में एक्सक्रीट करें, पर ऐसा नहीं होता। हम सिर्फ 1.5 लीटर के आसपास का यूरिन दिन भर में एक्सक्रीट करते हैं। तो बाकी का कितना रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है ये समझिए, यहाँ पे कितना ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो कि हम बाकी का जो अमाउंट है वो इसके बाद जो है वो रीअब्जॉर्ब होता जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि लगभग 125 ml पर मिनट के रेट से फिल्ट्रेशन होता है। कभी कभी पूछ लेते हैं, और ये तो बहुत कॉमन पूछते हैं कि कितना यूरिन हम दिन भर में एक्सक्रीट करते हैं, तो 1.5 लीटर एक्सक्रीट करते हैं। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में होता क्या है, तो देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है उसमें बहुत सारे डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन, वो सब यहाँ पर होते हैं, है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। और मैक्सिमम सब्सटेंसेस का यहाँ रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। केवल जो प्रोटीन होता है उसका ग्लोमेरुलस में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। बाकी जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितनों के ऊपर मैंने नाम लिया, जो है आपका ग्लूकोज है, आपके दूसरे जो भी इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, सब चीज़ का यहाँ पे जितने भी नाम मैंने लिए हैं उन सब का जो एब्जॉर्प्शन है, रीअब्जॉर्प्शन, वो इसके अंदर हो जाता है। डिजॉल्व सब्सटेंसेस, यूरिया, यूरिक एसिड, जो भी एक्सक्रीट करना है वो भी यहाँ पर डाल दिया जाता है, और जिसका भी रीअब्जॉर्प्शन होना है केवल यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में सारी चीज़ें होती हैं, है ना। और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब एक तरह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो प्लाज्मा ही है, केवल यहाँ पर प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर है।
और फिल्ट्रेट ये जो है इसका जो कंसंट्रेशन है वो भी है आइसोटोनिक है ब्लड प्लाज्मा से। बाकी जो चीज़ें हैं जो 1200 ml ब्लड आ रहा है यहाँ पे फिल्ट्रेट आ रहा है उसमें से मैक्सिमम चीज़ों का ग्लूकोज का और जो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट हैं जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो जाएगा, केवल अमीनो एसिड का ग्लोमेरुलस में नहीं होगा। और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की इट इज़ एग्जैक्टली आइसोटोनिक टू दैट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस के दौरान क्या कॉन्सेंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू ब्लड और विद रिस्पेक्ट टू प्लाज्मा, तो इट इज़ आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है सेम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की बिल्कुल सेम है एज कम्पेयर टू ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, देन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पर, इसके बाद ये फिल्ट्रेट जो है ये एंटर करेगा यहाँ पर अपने प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल में। ठीक है, बोमन्स कैप्सूल को क्रॉस किया, ग्लोमेरुलस को क्रॉस किया, अब उसके बाद वो कहाँ पर आ गया प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल में। जो ग्लोमेरुलस में होगा एब्जॉर्प्शन वो पैसिव और एक्टिव दोनों तरह के ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्प्शन हो सकता है। फिर पीसीटी में आ गया फिल्ट्रेट। पीसीटी के पास क्या है, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है और लगभग 65% फिल्ट्रेट जो है वो पीसीटी में एब्जॉर्ब होता है। अप्रॉक्सीमेटली 65% फिल्ट्रेट का पीसीटी में एब्जॉर्प्शन होता है। क्या क्या एब्जॉर्ब होगा, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा, अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब होंगे यहाँ पर, है ना, विटामिन, हार्मोन्स, सोडियम, पोटेशियम और लगभग 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। यूरिया भी यहाँ पे फिल्टर कर ली जाएगी, है ना, जितना कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में रहना चाहिए उतना रहेगा और जो एक्सक्रीट करने वाला है वो एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। सल्फेट और किरेटिनिन इनका एब्जॉर्प्शन यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि किरेटिनिन क्या है, किरेटिनिन ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन के थ्रू बाहर करा जाने वाला प्रोडक्ट है, वो ना एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के लिए। जब आप देखेंगे किसी का भी किरेटिनिन लेवल या यूरिया लेवल ब्लड के अंदर बढ़ता है तो उसको बॉडी में पेन, घबराहट, थकावट, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, तो इट हैज़ टू बी सेंड आउट। यूरिया एंड किरेटिनिन बोथ आर टू बी सेंड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, देन इसके बाद ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि जो सोडियम और पोटेशियम का पीटीसी में प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल में जो एब्जॉर्प्शन होगा वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सोडियम और पोटेशियम एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, और ग्लूकोज और अमीनो एसिड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होंगे। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप जितने एक्सक्रीशन के क्वेश्चन देखेंगे नीट के पेपर में, स्लेट में, एमपीपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सोडियम और पोटेशियम पीसीटी में कैसे एब्जॉर्ब होंगे, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, और ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स कैसे रीएब्जॉर्ब होंगे, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। इवन जेएनयू में भी ऐसा क्वेश्चन कहीं आया है। देन वाटर यहाँ पे कैसे एब्जॉर्ब होगा, ऑस्मोसिस से, और क्लोराइड आयन, यूरिया और दूसरे जो सॉल्यूट्स हैं वो डिफ्यूजन से। ठीक है, दूसरे सॉल्यूट्स डिफ्यूजन से और यूरिया वगैरह सब डिफ्यूजन से। और पीसीटी में भी जो फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड प्लाज्मा के रिस्पेक्ट में कैसा है, आइसोटोनिक। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोमन्स कैप्सूल से जब चला था हमारा फ्लूइड ग्लोमेरुलस से, वहाँ भी आइसोटोनिक था, पीसीटी में भी आइसोटोनिक है। अब ये चेंज होगा जाके कहाँ, लूप ऑफ हेनली में। ठीक है, ये देखिए डायग्राम से एक बार फिर समझते हैं। मैं अभी कहाँ पहुँची थी, यहाँ, ये ग्लोमेरुलस में मैंने बताया प्रोटीन छोड़ के बाकी सब रीअब्जॉर्ब होगा बहुत कुछ। फिर पीसीटी में मैंने बोला कि मैक्सिमम चीज़ें अबाउट 65% प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल में लगभग 125 ml पर मिनट के रेट से फ्लूइड आ रहा था, उसमें से 65% चीज़ें यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होंगी। क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, वाटर, है ना, सब कुछ फिल्ट्रेट में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब, आयंस, क्लोरीन आयंस, सोडियम आयंस, वो सब यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। यहाँ पर ग्लोमेरुलस में भी जो फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन था वो आइसोटोनिक था और पीसीटी में भी फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन आइसोटोनिक ही था। अब ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज कहाँ होगा, ये जाके चेंज होगा लूप ऑफ हेनली में। लूप ऑफ हेनली का जो डिसेंडिंग लूप है, पहले बात करें डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, ये जो नीचे गिरता हुआ लिम्फ है लूप ऑफ हेनली का, ये जो है इट इज़ परमिएबल टू वाटर। इस वाले लूप से पानी बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो सॉल्ट्स हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, पानी के लिए परमिएबल है ये सेक्शन, बट सॉल्ट्स के लिए परमिएबल नहीं है, डिसेंडिंग लूप, नीचे गिरता हुआ लूप। ठीक है, तो पानी जो है यहाँ पर सोडियम और
पर दूसरे सॉल्यूट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, लेकिन पानी का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इसलिए पानी कम होने के कारण फ्लूइड जो है यहाँ पर हाइपरटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, फ्लूइड विल बी हाइपरटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा। और फिर उसके बाद जाएगा असेंडिंग लिम्फ में। अब असेंडिंग लिम्फ में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर पानी बाहर नहीं जाएगा, सॉल्ट्स बाहर जाएंगे। तो फ्लूइड जो यहाँ पर हाइपरटोनिक था वो यहाँ आके वापस कैसा हो गया, हाइपोटोनिक हो गया, क्योंकि सॉल्ट्स बाहर निकलेंगे लेकिन इसकी वॉल्स पानी के लिए परमिएबल नहीं है, तो पानी बाहर नहीं निकलेगा, तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन फ्लूइड में बढ़ गया। और यहाँ पर फ्लूइड विथ रिस्पेक्ट टू ब्लड प्लाज्मा कैसा हो गया, हाइपोटोनिक। देखिए बिल्कुल क्लियर पिक्चर लिख रखिए। ग्लोमेरुलस में क्या था, आइसोटोनिक। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या था, आइसोटोनिक। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में जब पानी नहीं निकल, जो पानी जो है वो निकला और सॉल्ट्स नहीं निकल पाए तो क्या हो गया, ज़्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के कारण हाइपरटोनिक हो गया। फिर जब असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में आए, यहाँ पर सॉल्ट्स निकले और पानी नहीं निकल पाया, तो यहाँ कैसा कॉन्सेंट्रेशन हो गया, हाइपोटोनिक। ठीक है, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली और असेंडिंग लूप ऑफ हेनली की बात रही। अब हम आते हैं, जो एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट आपको और बहुत याद रखनी है कि जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनली होता है, जैसा मैंने बताया कि वहाँ हाइपोटोनिक हो जाता है यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन। ये जो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन है कि डिपेंड करता है कि कितने सॉल्ट्स फिल्ट्रेट के अंदर आ रहे हैं, उसके हिसाब से यूरिन कंसनट्रेटेड होगा कि डाइल्यूट होगा। ये करने का जो काम होता है ये काउंटर करंट मैकेनिज्म से होता है। ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में एक बहुत ही स्पेशल मैकेनिज्म चलता है जो कि कंसंट्रेशन रेगुलेट करता है, यूरिन का कंसंट्रेशन मेंटेन करता है। उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग दी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द यूरिन। और जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है उसको काउंटर करंट इसलिए बोलते हैं कि वो जो ब्लड प्लाज्मा का यहाँ पर फ्लो होता है ये उल्टी डायरेक्शन में होता है। एक तरफ यहाँ सॉल्ट एब्जॉर्ब हो रहे हैं, एक तरफ यहाँ सॉल्ट एंटर हो रहे हैं, तो इसलिए से काउंटर करंट मैकेनिज्म बोला जाता है। और काउंटर करंट मैकेनिज्म आप बस इतना याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, जो कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में काम करता है। और इसका काम होता है फंक्शंस टू कॉन्सेंट्रेट NaCl इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर मैक्सिमम NaCl का, सोडियम क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन कराना एंड कॉजेज वाटर टू डिफ्यूज आउट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से बाहर करना और यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में किस मैकेनिज्म का रोल होता है, तो ध्यान रखिएगा काउंटर करंट मैकेनिज्म का यहाँ रोल होता है। देन इसके बाद यहाँ जो है ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनली गया। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। एक वर्ड आप NCERT भी पढ़ेंगे तो उसमें दे रखा है कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर होती है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि यहाँ जब फिल्ट्रेट जो है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुँचता है तो वो देख लेता है कि सोडियम और पोटेशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन आया है वो ज़्यादा है या कम है। तो अगर तो उसके पास ज़्यादा मात्रा में सोडियम और पोटेशियम आए होते हैं तो वो समझ जाता है कि ऊपर से जो फिल्ट्रेशन हुआ है वहीं पे सोडियम और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा आया। और अगर कम आता है तो वो उसको मैसेज जाता है कि ऊपर से ही कॉन्सेंट्रेशन कम आया था, इसलिए यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सोडियम और पोटेशियम का कम है। अब यहाँ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये डिपेंड करता है कि कितना सोडियम और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर से आया है, उसके अकॉर्डिंग अगर तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सोडियम और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो यहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं सोडियम एंड पोटेशियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, स्पेशली सोडियम आयंस का रीएब्जॉर्प्शन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। एल्डोस्टेरॉन इज अ हार्मोन विच इज़ सिक्रीटेड बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाला एक हार्मोन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सोडियम और पोटेशियम आयंस का रीएब्जॉर्प्शन DCT में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कराने के लिए। यहाँ एक क्वेश्चन आपका बनता है कि एल्डोस्टेरॉन नेफ्रॉन के किस भाग के ऊपर एक्ट करता है, और ये भी पूछ सकते हैं कि एल्डोस्टेरॉन का क्या काम है। तो आपको ध्यान रखना है कि एल्डोस्टेरॉन जो है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की वॉल्स पर एक्शन करता है। कुछ एक्शन इसका कुछ बुक्स में लिखा है कि कलेक्टिंग
टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पे भी करता है, लेकिन बिल्कुल ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो मेन एक्शन जो है इसका वो डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल पर होता है और इसका काम होता है मैक्सिमम सोडियम और पोटेशियम आयंस का एब्जॉर्प्शन कराना। देन डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल में पोटेशियम हाइड्रोजन क्लोराइड आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है। थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस यहाँ एंटी डायूरेटिक हार्मोन का भी माना जाता है जो कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, लेकिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन के लिए अगर पूछे कि वो किस भाग को इन्फ्लुएंस करता है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आए तो आप कलेक्टिंग डक्ट आंसर लिखेंगे। उसका सीधा एक्शन और सबसे ज़्यादा एक्शन होता है कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर जो है डिस्टिल कॉन्विलेटेड टिब्यूल में एक्शन होता है किसका, एल्डोस्टेरॉन का, जो कि सोडियम और पोटेशियम आयंस का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन मैंने इसलिए बोला, मैंने नहीं, एनसीईआरटी की बुक भी यही कहती है, इसलिए बोला कि इट डिपेंड्स अपॉन कि कितना सोडियम और कितना पोटेशियम ऊपर से आ रहा है। जितना सोडियम और पोटेशियम आएगा उसके अकॉर्डिंग जितना उसका ब्लड में लेवल रहना चाहिए वो मेंटेन करते हुए एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की इन्फ्लुएंस में यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम आयंस का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। देन यहाँ से जो हमारा फिल्ट्रेट है वो पहुँचेगा कलेक्टिंग टिब्यूल के अंदर। कलेक्टिंग टिब्यूल जो है वो परमिएबल टू वाटर है और वाटर का यहाँ रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। हाँ, एक ज़रूरी बात, डीसीटी में ध्यान रखिएगा, डीसीटी में डिस्टिल कॉन्विलेटेड टिब्यूल में जो है वो अब जो आपका फिल्ट्रेट पहुँचा है उसका कॉन्सेंट्रेशन वापस से आइसोटोनिक हो गया है। ग्लोमेरुलस में आइसोटोनिक था, प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल में आइसोटोनिक था, लूप ऑफ हेनली डिसेंडिंग लिम्फ के अंदर हाइपरटोनिक था, ठीक है, असेंडिंग लिम्फ में हाइपोटोनिक हुआ, डीसीटी में जाके कैसा हो गया, आइसोटोनिक हो गया, सिमिलर टू सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा हो गया, ठीक है। अब फिर कलेक्टिंग टिब्यूल में पहुंचा जो कि वाटर के लिए परमिएबल है। यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट दोनों में होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन सिक्रीटेड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी विच इज नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन। पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं वेसोप्रेसिन, जिसका मुख्य कार्य है यूरिन के अंदर वाटर के कंटेंट को रेगुलेट करना। वेसोप्रेसिन मैक्सिमम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। वेसोप्रेसिन का एक्शन कलेक्टिंग टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में होता है। कुछ बुक्स आपको डीसीटी से बताती हैं, मैंने भी जिस बुक से लिखा है वो डीसीटी से बताती है, बट आप याद रखिएगा कि डीसीटी में मेन एक्शन एडीएच का नहीं होता। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मेन एक्शन कलेक्टिंग टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में होता है। डीसीटी में मेन एक्शन एल्डोस्टेरॉन का होता है और थोड़ा बहुत एल्डोस्टेरॉन एक्शन कलेक्टिंग टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में भी करता है। कुछ अगर रह जाए तो थोड़ा बहुत सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन एल्डोस्टेरॉन की इन्फ्लुएंस में कलेक्टिंग डक्ट में भी हो सकता है, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट का जो लोअर पार्ट होता है वो यूरिया के लिए भी परमिएबल है। लोअर पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट इज परमिएबल टू यूरिया। यहाँ यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन, जो जरूरी अमाउंट जितना यूरिया का ब्लड में रहना चाहिए वो ब्लड में यहाँ पर भी रिटेन कर लिया जाता है। देन अगेन यहाँ के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसा मैंने ऊपर भी बताया था कि इस फिल्ट्रेट को यूरिन नाम पहली बार कहाँ मिलेगा, कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचकर मिलेगा, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचकर पहली बार यूरिन नाम इसको मिलता है। देन हम बात करें, दो और टर्म्स आपको यहाँ पता होनी चाहिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात, यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचकर जो फ्लूइड है, जो फिल्ट्रेट अब यूरिन बन गया, उसका कंसंट्रेशन वापस से हाइपरटोनिक हो जाता है, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट की वॉल इज़ हाईली परमेबल टू वाटर, तो पानी निकल जाता है, सॉल्ट्स बचते, तो यहाँ पर हाइपरटोनिक यूरिन हो जाता है। यानी कि जो यूरिन हम एक्सक्रीट करते हैं, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कि जो यूरिन हम एक्सक्रीट करते हैं वो हाइपरटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा होता है, ठीक है। उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है, इट इज़ हाइपरटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा। यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी है कि कुछ सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये पूरे यूरिन में से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ग्लूकोज और अमीनो एसिड के अपीयर नहीं होने चाहिए यूरिन में, और कभी कभी जब इनका लेवल जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाता है इनका, तो जैसे ही ये ब्लड के अंदर इनका लेवल बढ़ता है, सम सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड आर रीअब्जॉर्ब्ड एक्टिवली इनटू द ब्लड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड देयरफॉर दे डू नॉट अपीयर इन यूरिन।
ऐसे सब्सटेंसेस दे आर नोन एज थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, जिन्हें बिल्कुल यूरिन में अपीयर नहीं होना चाहिए, वो सब्सटेंसेस थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस कहलाते हैं। लेकिन अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो ये यूरिन में अपीयर होना चालू करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह। जैसे ही ये यूरिन में अपीयर होना चालू करते हैं तो इनका जो फर्स्ट अपीयरेंस है यूरिन को, जैसे ही यूरिन में इनका फर्स्ट अपीयरेंस होने लगता है, उस वैल्यू को हम कहते हैं रीनल थ्रेशोल्ड। मतलब जैसे ही ब्लड के अंदर इनका लेवल, जैसे शुगर का एग्जांपल लें तो शुगर जैसे ही 160-180 mg पर लीटर को क्रॉस करेगी वैल्यू, वैसे ही वो यूरिन में अपीयर होना चालू हो जाएगी। और वहाँ पहुँचते ही यूरिन में जैसी अपीयर होगी उसको हम उसका रीनल थ्रेशोल्ड बोलेंगे। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि नॉर्मली यूरिन में अपीयर नहीं होते, और वो वैल्यू जहाँ उनका वैल्यू इतना बढ़ जाए कि वो जस्ट यूरिन में अपीयर होना चालू करें, उस वैल्यू को रीनल थ्रेशोल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, किन किन सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, किस किस सब्सटेंस का रीएब्जॉर्प्शन होना था। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिस प्रकार से जो सब्सटेंसेस जैसे वाटर है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, जिस प्रकार से उन सब्सटेंसेस का रीएब्जॉर्प्शन जरूरी है हमारे नेफ्रॉन के पार्ट्स में, उसी प्रकार से वो सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनका एक्सक्रीट होना भी जरूरी है। उन्हीं को एक्सक्रीट करने के लिए एक्सक्रीशन की प्रोसेस की जाती है, क्योंकि यदि अमोनिया को उसके नेटिव फॉर्म में स्टोर कर लिया जाए बॉडी में तो इट विल बी वेरी टॉक्सिक टू दी बॉडी। ज़्यादा देर तक, जैसा मैंने आपको यूरिया और यूरिक एसिड के लिए भी बताया कि अगर ज़्यादा अमाउंट इसका बॉडी में बढ़ने लगता है तो ये जॉइंट्स पे डिपॉजिट होने लगता है, ये ब्लड में इसका लेवल बढ़ता है तो थकान, बॉडी में दर्द, हाथ पांव दुखना, ये बहुत अनरेस्टी कर देता है इंसान को। तो इसलिए इन सब्सटेंसेस का जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करने के प्रोसेस को ही तो एक्सक्रीशन कहते हैं, ताकि वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर डिपॉजिट ना हो पाए। वेस्ट मटेरियल को बाहर करने का जो प्रोसेस है उसी को तो एक्सक्रीशन कहते हैं। तो उसी के तहत ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का। इम्पॉर्टेंट मतलब फिजियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट होता है कि जो भी मटेरियल बाहर किया जाना होता है बॉडी के, वो इससे बाहर कर दिया जाता है। जैसे कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, पोटेशियम आयन ऐड कर दिए जाते हैं फ्लूइड में। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी ये ऐड कर दिए जाते हैं ताकि इनका एक्सक्रीशन हो जाए। और कलेक्टिंग डक्ट में आते आते भी पोटेशियम और जो हाइड्रोजन आयन्स एक्सेस में होते हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं। और कलेक्टिंग डक्ट में ये भी ध्यान रखा जाता है कि यूरिन का जो पीएच है, जो कि स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है 5.8 के आसपास, वो मेंटेन रहे। और जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ध्यान रखिए, जो भी हमें बॉडी से बाहर करना है वो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन द्वारा बाहर किया जाता है। जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, क्रिएटिन, हिपेरिक एसिड, इन सब को इसी ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू जगह जगह पर यूरिन में ऐड किया जाता है ताकि ये प्रोडक्ट्स यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिए जाएं। ओके, अब जो है मेरे ख्याल में ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फटाफट से फिर से प्रोसेस को रिकैप कर रही हूँ, एक बार आप समझ लीजिए, है ना। यूरिन फॉर्मेशन में मैंने आपको क्या बताया कि यूरिन फॉर्मेशन जो है वो 3 स्टेप्स का होता है: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन और सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके अंदर जो भी फिल्ट्रेट होता है वो ग्लोमेरुलस के अंदर यहाँ पर एंटर करेगा। यहाँ पर जैसे ही एंटर करेगा वैसे ही एफरेंट आर्ट्रियोल ब्रॉड है तो वो बहुत सारा फिल्ट्रेट अंदर लेकर आएगा। इफरेंट आर्ट्रियोल नैरो है तो वो बहुत कम अमाउंट में फिल्ट्रेट को बाहर ले जा पाएगा। इससे इस ग्लोमेरुलस में एक फिल्ट्रेशन का प्रेशर क्रिएट होगा और एक नेट फिल्ट्रेशन रेट जनरेट होगा, ग्रॉस फिल्ट्रेशन रेट जनरेट होगा, जिसको ग्लोमेरुलर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बोलेंगे। लगभग हमारी बॉडी का 1200 ml ब्लड पर मिनट इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की तरफ पर एंटर करता है और 125 ml पर मिनट यहाँ से फिल्टर होके बाहर निकलता है। जिसे हम कैलकुलेट करें तो 180 लीटर्स के आसपास यूरिन हमें दिन भर में सिक्रीट करना चाहिए। लेकिन वो जो फ्लूइड है वो स्टेप पे छन कर हम कितना, केवल 1.5 लीटर यूरिन पर डे सिक्रीट करते हैं। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसमें जो भी ज़रूरी सब्सटेंसेस होते हैं प्रोटीन छोड़कर, जैसे इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ग्लूकोज है, जैसे यूरिया, जो भी एब्जॉर्ब होना है, जितना अमाउंट उसका मेंटेन रहना चाहिए, वो सब यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और वो यहाँ पर पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। केवल प्रोटीन का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ नहीं होगा। और यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है फ्लूइड का वो आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा होगा।
उसके बाद ये फ्लूइड यहाँ से आ जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से आ जाएगा कहाँ, नीचे ग्लोमेरुलस के बाद ये आ जाएगा सीधे प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल में 65% ऑफ द मटेरियल जो है, जो भी एसेंशियल मटेरियल है, वो फिल्टर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा वापस से। उसमें जो भी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, जो इलेक्ट्रोलाइट 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम आयंस, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस जो भी ज़रूरी है, उन सबका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा वाटर वगैरह का। और प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल में भी आइसोटोनिक ही रहेगा फिल्ट्रेट इन कंपैरिजन टू ब्लड प्लाज्मा। याद रखिएगा, प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल जो है उसमें ब्रश लाइक सेल्स पाए जाते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम उसका पाया जाता है। इसके बाद में जो फ्लूइड आएगा वो आ जाएगा हमारे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में वाटर जो है वो बाहर जा पाएगा, लेकिन सॉल्ट्स के लिए इसकी वॉल परमिएबल नहीं है, तो फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक टू दी ब्लड प्लाज्मा। उसके बाद पहुंचेगा हमारा फ्लूइड असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में, जो कि जस्ट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली का अपोजिट है। और यहाँ पर जो है वाटर जो है वो बाहर नहीं जा पाएगा, वाटर के लिए वॉल्स परमिएबल नहीं है, सॉल्ट्स के लिए परमिएबल हैं, तो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन फिर यहाँ हो जाएगा हाइपोटोनिक। फिर यूरिन जो है वो यूरिन नहीं, फिल्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पहुँचेगा हमारा फिल्ट्रेट डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल में, जहाँ की कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। सोडियम और पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा, कुछ हद तक वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होगा। देन यहाँ पर जो फ्लूइड होगा वो आइसोटोनिक टू दी ब्लड प्लाज्मा होगा। देन डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल के बाद जो हमारा फ्लूइड है वो पहुँचेगा कलेक्टिंग डक्ट में, जहाँ पर कि वाटर के लिए परमिएबल होंगी वॉल्स और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है यूरिन की वो हाइपरटोनिक हो जाएगी टू दी ब्लड प्लाज्मा। हम जो यूरिन एक्सक्रीट करेंगे वो हाइपरटोनिक यूरिन टू दी हाइपरटोनिक टू दी ब्लड प्लाज्मा यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट में जब फिल्ट्रेट पहुंचेगा तभी उसे यूरिन नाम मिलेगा। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन का एक्शन डीसीटी पर होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन का जो एक्शन है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट पर होता है। ओके, हार्मोनल रेगुलेशन की बात करें, 2-3 बात यहाँ ध्यान रखने की। वैसे तो मैंने आपको सब बात, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैंने 2 वीडियोज़ में इसलिए स्प्लिट नहीं करा कि ये पूरी प्रोसेस एक जिंक में आप समझेंगे तो अच्छी रहेगी, एक सिरे में समझेंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगी। हार्मोनल रेगुलेशन जो है यूरिन फॉर्मेशन का वो कैसे होता है, जो हार्मोनल रेगुलेशन है उसमें यहाँ पर एक अपैरेटस होता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जो कि 3 चीज़ों से बना होता है, जिसमें ट्यूनिक एफरेंट आर्ट्रियोल के जो ट्यूनिका मीडिया के सेल्स होते हैं वो होते हैं, डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल के मैक्यूला डेंसा सेल्स होते हैं, और मिसेंजियल सेल्स भी यहीं पे प्रेजेंट होते हैं। ये तीनों मिलकर जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस बनाते हैं। और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस की विशेषता मानी जाती है कि ये रेनिन हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है। ट्यूनिका मीडिएटा, एफरेंट आर्ट्रियोल की ट्यूनिका मीडिएटा तो श्योरली रेनिन हार्मोन रिलीज करने में रिस्पॉन्सिबल है। मैक्यूला डेंसा सेल जो डीसीटी के हैं वो भी रेनिन हार्मोन रिलीज करते हैं। जो मिसेंजियल सेल्स होते हैं उनका फंक्शन अननोन है, लेकिन जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के स्पेशलाइज सेल्स में से ये जो 2 सेल्स हैं ये रेनिन हार्मोन, मैक्यूला डेंसा और ट्यूनिका मीडिएटा जो एफरेंट आर्ट्रियोल का पार्ट है, ये रेनिन हार्मोन रिलीज करता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, रेनिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, किडनी के किस पार्ट से, तो ध्यान रखिएगा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस से रिलीज होता है। और उसमें जो ट्यूनिका मीडिया सेल्स हैं एफरेंट आर्ट्रियोल के और मैक्यूला डेंसा सेल्स डीसीटी के, इनसे रिलीज होता है। ठीक है, रेनिन हार्मोन जो है वो एंटागोनिस्टिन 1 एक एंजाइम होता है, उसको कन्वर्ट कर देता है एंटागोनिस्टिन 2 में। ये दोनों एंजाइम लीवर से प्रोड्यूस होते हैं। और एंटागोनिस्टिन 2 जो है ना वो एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करने के लिए, और एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होकर डीसीटी पे एक्ट करता है और सोडियम और पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ा देता है। तो यानी ये कब चलती है प्रोसेस, जब सोडियम और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में लो होता है, तब ये रेस इसको बोलते हैं, रेनिन एक्टिवेशन सिस्टम। रेनिन रिलीज होगा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से, एंटागोनिस्टिन 1 को एक्टिवेट करेगा, वो एंटागोनिस्टिन 2 को एक्टिवेट करेगा, वो एक्टिवेट करेगा एड्रीनल कॉर्टेक्स को, और वहाँ से एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा। एंटागोनिस्टिन 1 और 2 लीवर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, दूसरा हार्मोन होता है
वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। इसका काम होता है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने का। इसकी अगर कमी हो जाए तो एक बीमारी होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस, जिसमें बहुत ही हाइपोटोनिक, बहुत ही ज़्यादा वाटर वाला यूरिन एक्सक्रीट होता है। और एडीएच का एक्शन जैसा मैंने बताया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पर होता है। बातें मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि कॉम्पिटिटिव में यही ऑब्जेक्टिव जितने मैंने बोले आपको कम से कम इसके 80% ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। मतलब जो मैंने बोले वही क्वेश्चन 90% पूछे जाते हैं एक्सक्रीशन से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहाँ एक हार्मोन और होता है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि हार्ट आर्टरीज की वॉल्व से रिलीज होता है इन रिस्पॉन्स टू द प्रेशर जनरेटेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। अगर आर्टरीज के पास, हार्ट के पास ज़्यादा ब्लड पहुँचता है तो ये हार्मोन रिलीज होता है, जो कि जिसका कि मेन काम होता है आर्टरीज की वॉल का, ब्लड वेसल्स का डायलेशन कॉज करना, ताकि जो ब्लड हार्ट तक पहुंच रहा है वो कम मात्रा में पहुंचे और हार्ट का लोड रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 हार्मोन इंपॉर्टेंट है। अब यूरिन की कॉम्पोजिशन पे क्या क्या पूछा जाता है ये भी देख लीजिए। ये जो स्टूडेंट्स जिसे बीएससी में जो एक जनरल फिजियोलॉजी का प्लेन बीएससी में एक पेपर होता है उसके हिसाब से देख रहे हैं तो उनके लिए यूरिन फॉर्मेशन केवल आप यहाँ तक फिनिश कर देंगे हार्मोनल रेगुलेशन तक तो भी बहुत है। पर यूरिन का कॉम्पोजिशन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है और थोड़ा बहुत आपको पता भी होना चाहिए। क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज़ यूरिन एंड हाउ इज़ इट फॉर्म्ड, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ अ लाइट येलो ट्रांसपेरेंट लिक्विड जिसका एसिडिक पीएच होता है। पीएच पता होना चाहिए 5 से 7.8 के बीच में। और इसमें ये जो येलो कलर होता है एक तो बाइल पिगमेंट्स के कारण होता है और दूसरा यूरोक्रोम नाम के एक सब्सटेंस के कारण होता है। डेली 1.5 टू 1.8 लीटर यूरिन एक्सक्रीट होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो यूरिन एक्सक्रीट करने की प्रोसेस होती है इट इज़ कॉल्ड एज मिक्ट्यूरेशन, है ना। मिक्ट्यूरेशन पता होना चाहिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिन। इसमें लगभग 95% वाटर होता है। कभी कभी नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट और एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट यूरिन का उस पर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे नाइट्रोजन, यूरिया, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, अमोनिया, यूरिक एसिड, इपेरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, अमीनो एसिड, थोड़ा बहुत एलोटोइन, विटामिन, हार्मोन, एंजाइम्स, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। देन क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, आर्सेनिक, लेड, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। और जो नहीं होने चाहिए, प्रोटीन नहीं होना चाहिए यूरिन में, ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, ब्लड नहीं होना चाहिए, पस नहीं होना चाहिए, कीटोन बॉडीज़ नहीं होनी चाहिए, कास्ट और माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए। एक्चुअली इससे रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं। अगर प्रोटीन हो तो एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर होता है, प्रोटीन यूरिया बोलते हैं उसको। अगर ग्लूकोज यूरिन में आए तो डायबिटीज़ मेलिटस होती है। लेकिन मैंने अभी इंक्लूड नहीं करे हैं, उस पर अगर डिमांड आएगी तो अलग से एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 48 मिनट्स का हो गया था। पर टॉपिक कंटिन्यूटी में पढ़ना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसे लंबा होने दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो है ये पूरा मैंने समअप करने की कोशिश की है। जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे वो भी मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी है। अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डिफ़िकल्टी हो, नोट अगर अलग से चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।